अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम काम पर लग गए और आप यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे कि नदीम अहमद अंजुम साहब कौन से काम पर लगे हैं और उनका एजेंडा क्या है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम खबरों से और मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अभी तक आपने ना कभी उनकी कोई तस्वीर देखी होगी किसी सरकारी इजलास में मौजूदगी की, ना ही कोई उनकी वीडियो फुटेज है जो किसी चैनल पर चली होगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला था, जो पहला हुक्म उनकी तरफ से जारी किया गया था वो ये था कि मेरी किसी भी किस्म की कोई ऑफिशियल एक्टिविटी की ना तस्वीर जारी की जाएगी और ना ही वीडियो जारी की जाएगी। लिहाजा वो दूर रहते हैं, मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं और ख़बरों से भी दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के एक अहम तरीन, बाइख्तियार और ताकतवर तरीन इदारे के सरबराह हैं, लिहाजा वो ख़बर से अपना दामन नहीं छुड़ा पाएंगे और वो छुड़ा भी नहीं सकते। यकीनी तौर पर कोई ना कोई चीज़ उनके बारे में या उनके इदारे के बारे में सामने आती ही चली जाती है। अभी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चूँकि ये मामला बराह रास्त नदीम अहमद अंजुम साहब से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक इंटरनेशनल इदारा है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ऑनलाइन। उसने 2 सितंबर को एक रिपोर्ट शाया की थी और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो नदीम अहमद अंजुम साहब का मौजूदा रोल है एज DGI इसके ऊपर तफसील के साथ जिक्र भी किया था और उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी अपनी इस रिपोर्ट में कि नदीम अहमद अंजुम साहब की सोच क्या है और वो इदारे के अंदर क्या क्या कुछ नया करने जा रहे हैं और वो अपने एजेंडे को नहायत खामोशी के साथ रूबे अमल लेके आ रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते ही चले आ रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर यकीनी तौर पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स का उनने कवर करने की कोशिश की है तो एक मुख्तसर रिपोर्ट, तकरीबन कोई 750-800 अल्फाज पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट की जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। सबसे पहली बात वो ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब सियासत से अपने इदारे को पाक करना चाहते हैं। वो अपने इदारे में मौजूद सियासी डिवीजन को ख़त्म करना जा रहे हैं और ख़त्म करना चाहते भी हैं और इस सिमत में उन्होंने नहायत खामोशी के साथ अमल दरामद शुरू कर दिया है। अब ये जो सियासी विंग है ISI के अंदर, ये आज से नहीं है कायम, ये काफ़ी अरसे से मौजूद है और ये जो ISI का पॉलिटिकल विंग है यही वो विंग है जो पूरे के पूरे इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जब इदारा शामिल होता है लोगों को तोड़ने में, लोगों को जोड़ने में, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने में, तो वो यकीनी तौर पर अपना जो उसका कोर काम है वो उससे पीछे हट जाता है। और यही वजह है कि इससे पहले जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब DGI के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, ये वो वक्त था जब ISI के ऊपर और जनरल साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती थी। तनकीद उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत की तरफ से की जाती थी और ख़ुद अब तो जो मौजूदा अपोजिशन है यानी उस वक्त की जो हुकूमत है वो खुद भी इस बात का एतराफ़ करती है, बरमला करती है कि हमने हर एक काम के लिए जो है वो मदद तलब की थी, हमने हर एक बिल को मंजूर कराने के लिए मदद की थी, हमने अपोजिशन को काबू में रखने के लिए मदद तलब की थी। लिहाजा इसका मतलब यह है, माजी की मिसाल आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि ये बहुत करीब की है। अदरवाइज़ हमीद गुल साहब से लेकर आप अब तक आ जाएँ IJI का बनाना, IJI के ज़रिए हुकूमतों का बनाना, बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत को, पहली जो हुकूमत बनी थी उसको बनाना, फिर उसके लिए रुकावटें पैदा करना, फिर उनके साथ कुछ डील्स करना, उसके बाद फिर अगली हुकूमतें, मतलब एक सिलसिला है तवील अरसे से जो हुकूमत साजी का जो रोल है वो ISI के पास था। लेकिन इस जो नया जो फैसला किया गया है जनाब नदीम अंजुम साहब की तरफ से, मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल साहब की तरफ से, वो फैसला अपने अंदर पाकिस्तान की मैं इस वक्त अगर बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहैसियत इदारा फ़ौज की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा चुका है बाज़ाब्ता तौर पर। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने खुद इस बात का ऐलान किया कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, हम सियासत से दूर हैं, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमारा जो अपने जो काम है हम अपने फ़राइज़ तक महदूद होना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर 2 मिसालें दी गई और उसके में जो सबसे पहली मिसाल है वो पंजाब में 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शंस हैं, जहां पर 20 सीटों पर बाई इलेक्शंस होने थे और इन 20 सीटों
हुकूमतों के नताइज ने पंजाब में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया। हमजा शहबाज साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से उतार दिया और परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पहला मरहला था 17 जुलाई के इंतखाबात का, इसके अंदर इदारा मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहा, वो किसी भी तरीके से सियासी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस नहीं रहा। अगरचे इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर जलसों में इस बारे में जिक्र किया और उन्होंने बार बार इस बात का इजहार किया कि मुझे हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से हमजा शहबाज को ये वाली सीटें दिलाकर उनको अक्सरियत दिलाई जाए। फिर उन्होंने लाहौर के अंदर मिस्टर एक्स का जिक्र किया कि मिस्टर एक्स को लाहौर के अंदर भिजवाया गया है, खुसूसी तौर पर वो यहाँ पे बैठे हैं, ब्रीफ केस लेके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर बैठ के बंदे तोड़ रहे हैं, बंदे जोड़ रहे हैं, उन्होंने नोटों के मुँह खोले हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया और एक साबिक ब्रिगेडियर साहब का उन्होंने जिक्र भी किया, ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब शायद उनका नाम था, उनका उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर के जब वो वज़ीर आज़म थे तब ब्रिगेडियर रांझा यहाँ पर मौजूद थे और वो ये सारे काम करते थे। इस वक्त भी एक जो मिस्टर एक्स हैं वो यहाँ पर बैठकर ये सारे काम कर रहे हैं, उनका ये दावा था। लेकिन जब वो सीटें जीत गए, 20 में से 15 सीटें वो जीत गए, तो उसके बाद उन्होंने इस हवाले से जिक्र नहीं किया कि ये जो सीटें दिलवाई गई हैं ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो इदारा है वो पीछे हटा है या इदारा नाकाम हुआ, उन्होंने इस हवाले से जिक्र नहीं किया। उन्होंने अब इस सारे मामले को अपनी पॉलिटिकल फतह से ताबीर किया कि जनाब टर्न आउट इतना ज़्यादा था, लोगों ने हकीकी आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा बाहर निकले कि उन्होंने तमाम तर धांधली की कोशिशों को बिल्कुल रद्द कर दिया और मैं एक मैसिव मेजॉरिटी लेकर आ गया हूं और अब मैंने परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर इस बात की तरफ इशारा किया गया कि इमरान खान साहब ने बेशक ये इलेक्शन जीता, इमरान खान साहब ने बेशक लोगों को निकाला, इमरान खान साहब ने बेशक लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन इन इलेक्शंस के अंदर जो इदारा है उसका जो पॉलिटिकल विंग है उसने कोई रोल प्ले नहीं किया। इंटेलिजेंस ऑनलाइन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया और उनका ये भी कहना था कि पंजाब में 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन नदीम अंजुम के लिए वो मौका था जो ISI को सियासत से दूर रखने की उनकी नीयत की याद दहानी कराता है। यानी ये वो बात है जिसके बारे में जब नदीम अंजुम साहब बने थे DG ISI तो ये बात उस वक्त भी सामने आई थी कि ये सियासत से इदारे को दूर रखना चाहते हैं और ख़ुद भी सियासत से दूर रहते हैं। लिहाजा ये जो अमल है उनका सियासत से इदारे को अलग करना और उसका पॉलिटिकल विंग को ख़त्म करना, ये एक बुनियादी पेशरफ्त है। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है कि वो अपने पॉलिटिकल विंग को ख़त्म करने जा रहे हैं, लिहाजा इसकी एक जो है वो तारीफ़ करना बनती है। दूसरा वो ये कहते हैं, इंटेलिजेंस ऑनलाइन ये कहता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ISI में ऐसा खामोश इनकलाब लाए हैं कि इदारा अब सिर्फ वो काम कर रहा है जिसके लिए ये बना था। यानी इदारा जो उसके मकासद थे पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से बचाना, दुश्मन के जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर नज़र रखना, काउंटर इंटेलिजेंस करना, टेररिज्म को कंट्रोल करना, इस किस्म के जो दीगर इक़दाम हैं, उनका ये कहना है कि अब ये इदारा इस काम के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका है और उसके पास सियासत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये जो इनका जो रोल है बहैसियत इदारा वो क्या बनता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उस वक़्त एक खामी नज़र आई थी जब ये APS का वाक़या हुआ था पेशावर वाला, तो उस वक़्त एक खामी नज़र आई थी कि इंटेलिजेंस तो आ जाती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हो जाती है, लेकिन उस इंटेलिजेंस को मरबूत निज़ाम के ज़रिए एक लड़ी में नहीं परोया जाता और ना ही उस इंटेलिजेंस के ज़रिए तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको आगाही हासिल की जाती है। फिर उसके बाद ये जो तमाम तर रोल था इंटेलिजेंस जिस इदारे के पास आएगी वो कहाँ जमा कराएगा, उसके अंदर ये बात तय कर दी गई थी। अब अगर हम देखें तो अगर पॉलिटिकल काम नहीं करने तो फिर इनके पास कौन कौन सी चीज़ें बाकी बच जाती हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक्त काम है वो है जॉइंट इंटेलिजेंस।
جوائنٹ انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انٹیلیجنس جو مختلف انٹیلیجنس کے محکمے ہیں وہاں سے جو انفارمیشن آئے گی وہ اس جوائنٹ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں گی اور اس کے بعد وہ اس انٹیلیجنس کا انالیسس کرے گا اور ان کو مختلف جگہوں پر پہنچا دے گا. اس کے بعد جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو بنایا گیا, یہ ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ ہے. پھر جوائنٹ سگنل انٹیلیجنس بیورو JSIB, یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے, یعنی فون, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ان کے اوپر جو مشکوک سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر نظر رکھنے کی. پھر اسپیشل سروسز ڈائریکٹوریٹ ہے, یہ اسپیشل آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے. اس کے بعد جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو ہے, یہ جو انٹیلیجنس آتی ہے اس کے اوپر جو رسپانس دینا ہے, رد عمل دینا ہے, اس کا تعین کرتا ہے. پھر جوائنٹ انٹیلیجنس مسلینیس ہے کہ وہ مختلف کچھ جگہ پر اسپیسیفک انفارمیشن آتی ہے, کس جگہ پر مختلف انفارمیشن آتی ہے مختلف شعبوں کے بارے میں, وہ یہاں پر اکٹھی کی جاتی ہے. پھر جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل ہے. پھر جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ ہے. یہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ ہے یہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ آپریشنز جو ہیں نارتھ پاکستان میں, ٹرائبل ریجن کے اندر, جموں کشمیر اور افغانستان میں, یہ شعبہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی اس رپورٹ کے مطابق یہ جو اس وقت ادارہ ہے اس نے اپنے آپ کو ری ویمپ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ دوسری جانب جو انفارمیشن ہے وہ اس سے ذرا تھوڑی سی مختلف سامنے آتی ہے. بہت سارے اس وقت جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ اس بارے میں جو ریزرویشنز ہیں وہ اس کا اظہار کر رہی ہیں. عمران خان صاحب نے خود ایک جلسے میں اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں ایک مسٹر وائی آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسلام آباد میں موجود مسٹر وائی کا جو کام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خوف زدہ کرنا ہے. اب جو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا وہ بنیادی طور پر اس سمت میں اشارہ تھا کہ ISI یا فوج اس وقت نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ وہ سائلنٹ ہیں, وہ خاموش ہیں, اور اس بات کو باضابطہ طور پر پروموٹ بھی کیا جاتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ, کبھی سیاست کے اندر مسٹر ایکس مسٹر وائی کی انٹری کے ذریعے, کبھی نیوٹرلز کے ذریعے, کبھی کسی اور طریقے سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ جناب یہ نیوٹرلٹی ابھی تک موجود نہیں ہے. نیوٹرلٹی, عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو, گھر میں چور گھس گئے ہوں اور جو چوکیدار ہے وہ یہ کہے کہ جناب میں آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا, میں نیوٹرل ہوں. اور عمران خان صاحب یہ بات جلسوں میں کہہ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ادارہ اس وقت نیوٹرل ہے, کیونکہ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو یہ میرے ساتھ آگے کھڑے ہوتے, کیونکہ میں اس وقت حقیقی پاکستان کی اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں. اگر میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں پاکستان کو ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں سے بچانا چاہتا ہوں, تو پھر ان کو میرے ساتھ آ کر کھڑا ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ جو سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل نہیں ہے, سائلنٹ ہے, یہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ سوالات کو جنم دیتا ہے, کیونکہ جب اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے فلاں بندے کے ساتھ رابطے ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ کے فلاں بندے کے ساتھ رابطے ہو گئے, تو پھر اس نیوٹرلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. ابھی چند روز پہلے یہ خبر آئی اور مختلف دوستوں نے اس کے اوپر ویلاگز بھی کیے ہیں کہ جناب ISI کی ایک بہت بڑی شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے, ان کو کوئی شٹ اپ کال بھی دی ہے, ان کو کوئی سخت پیغام بھی دیا ہے. اب یہ جو رپورٹ ہے انٹیلیجنس آن لائن کی, جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل ونگ کو بند کیا گیا ہے, اس کے ساتھ اگر دوسری طرف سے اس قسم کی خبر آئے کہ جناب نہیں یہ ابھی تک یہ معاملہ کسی نہ کسی جگہ پر چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ ذمہ داری لے کر کسی دوسرے ادارے کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہو. اب اگر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ سائلنٹ ہو سکتے ہیں لیکن نیوٹرل نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی تک کسی بھی معاملے پر ان کی طرف سے کھل کر رد عمل نہیں آیا. اب چونکہ ان کی طرف سے کھل کر رد عمل سامنے نہیں آ رہا تو اس سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جناب وہ نیوٹرل ہوں گے. لیکن دوسری جانب یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل حملے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں آ رہا. اعلیٰ ترین شخصیت کے بارے میں جس طریقے سے زبان استعمال کی جا رہی ہے ان ٹرینڈز کے اوپر, اس کے اوپر بھی رد عمل نہیں آ رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ خاموشی ہے, سائلنس ہے, اور اس سائلنس بھی اپنے اندر اس بات کا اظہار رکھتا ہے کہ جناب آپ ہمیں کچھ زیادہ دیر تک خاموشی پر مجبور نہیں کر سکتے. کیا اس خاموشی کا تعلق
नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट से है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा जो फ्यूचर का जो सारे का सारा दारोमदार है वो उसी एक सवाल के इर्द गिर्द गर्दिश करता है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि जनाब कोई एक्सटेंशन होगी या कोई नई अपॉइंटमेंट होगी, तो ये जो सियासी बहरान है ये आप देखेंगे कि एकदम से बैठ जाएगा, एकदम से, क्योंकि सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं यार अब हमको इस लिमिट से आगे नहीं जाना, क्योंकि नवा पता नहीं कि ये क्या सोच रखता है, कौन सी प्लानिंग लेके आया है, क्या रद्दोबदल करेगा, सिस्टम को कौन किस तरीके से उठाएगा। लिहाजा ये जो सारा अमल है मेरी नज़र के अंदर, इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट अपनी जगह पर, लेकिन ये जो न्यूट्रलिटी है या साइलेंस है या खामोश इनकलाब है, इसका तयन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होगा जब नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट होगी या एक्सटेंशन होगी। अदरवाइज़ ये तमाम चीज़ें अभी ऐसी हैं और ये ऐसी ही चलती रहेंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।